हर हर महादेव, हर हर गंगे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ महादेव की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, 2024 शुरू हो चुका है और अब इस साल की चार धाम की यात्रा का खुलने का सभी को बेसब्री से इंतजार है। वैसे तो हम सभी को पता है दोस्तों कि हर साल की अक्षय तृतीया के दिन चार धाम के कपाट खुल जाते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है कि 2024 की उत्तराखंड की चार धाम यात्रा कब शुरू होगी और कैसे आप अपनी चार धाम की यात्रा को सुलभ बना सकते हैं और कैसे आपको यह यात्रा करनी चाहिए, कब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, खाने पीने की व्यवस्था, यात्रा कहां से शुरू करें, यह सब डिटेल्स में आपको जानकारी मिलेगी और हेलीकॉप्टर के रजिस्ट्रेशन की भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि चार धाम के कपाट खुल रहे हैं। दोस्तों, इस साल अक्षय तृतीया 10 मई और शुक्रवार के दिन पड़ रही है। तो अभी यही बताया जा रहा है कि 10 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे और 11 मई को केदारनाथ और फिर अंत में 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। अभी यह तारीखें अस्थायी बताई जा रही हैं, परंतु जल्द ही स्थायी तारीखें भी आ जाएंगी। तो अभी आप इन तारीखों के आसपास अपनी चार धाम की यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। और चार धाम की यात्रा आपको कैसे करनी है, यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चार धाम की यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना होगा। यहीं से आपकी चार धाम की यात्रा शुरू होगी। तो आप जिस भी शहर से हैं वहां से हरिद्वार के लिए बस या ट्रेन कर सकते हैं। हरिद्वार का रेलवे स्टेशन सभी बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है। चार धाम की यात्रा करने में आपको 9 रात और 10 दिन का समय लग सकता है। दोस्तों, हरिद्वार के बस स्टैंड से चार धाम के लिए बसेस तो मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप लगातार चार धाम एक साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेम्पू ट्रेवलर या जो चार धाम की यात्रा करवाते हैं उनसे बुकिंग जरूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको रहना खाना और यात्रा आपकी इंक्लूड होती है और वह आपको बजट में भी पड़ती है। तो अब दोस्तों, चार धाम की यात्रा को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना होगा और हरिद्वार पहुंच के आप हर की पौड़ी की गंगा घाट पर डुबकी लगाने के बाद अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। चार धामों की शुरुआत आपको यमुनोत्री धाम से करनी चाहिए। सबसे पहले आपको जाना चाहिए यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ। ये है सही तरीका चार धाम करने का। तो पहले दिन आप यमुनोत्री के लिए निकलें। हरिद्वार टू यमुनोत्री की दूरी 226 किलोमीटर है और आप पहले दिन बरकोट तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, हरिद्वार से बरकोट की दूरी 193 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने में करीबन आपको 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। तो पहला दिन तो आपका रास्ते में ही बीत जाएगा और रात में आप पहुंचेंगे बरकोट और बरकोट में आपको अपना पहला स्टे करना होगा। वहां पर रहने खाने की अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। धर्मशालाएं और होटल भी मिल जाते हैं। बात करें इनकी प्राइस की तो होटल की शुरुआत 1500 रुपये से हो सकती है, क्योंकि उस वक्त सीज़न काफ़ी चल रहा होता है, सीज़न अपने पीक पर होता है, तो रूम आपको थोड़े महंगे मिल सकते हैं और वहीं आसपास आपको खाने पीने के भोजनालय भी मिल जाएंगे। इस तरह आपका पहला दिन समाप्त होगा सफ़र में और नाइट स्टे होगा बड़कोट में। अब बात करते हैं डे 2 की। नेक्स्ट डे आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है और फिर बड़कोट से जाना है जानकी चट्टी। इनके बीच की दूरी 45 किलोमीटर है, जिसमें आपको समय लग सकता है 1.5 से 2 घंटे का। जब आपकी जानकी चट्टी पहुंच जाएंगे तो वहीं से आपकी पैदल यात्रा शुरू होगी। यमुनोत्री धाम के लिए आपको जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक का पैदल ट्रैक करना होगा, जिसकी दूरी है 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर आपको कवर करने में समय लग सकता है 2 से 3 घंटे का। अब आप यमुनोत्री धाम पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप अच्छे से यमुनोत्री माता के दर्शन करें और कुछ समय व्यतीत करने के बाद आप वापसी करें ट्रैक उतरने की। ट्रैक उतरने में 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। उसके बाद आपने जो भी वाहन करा हुआ है उसमें वापस आ जाएं और उससे वापस आना है आपको बरकोट तक। बरकोट में ही आपकी दूसरी नाइट स्टे होगी। फिर थर्ड डे आपको उठना है और थर्ड डे अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको निकलना है बरकोट से उत्तरकाशी के लिए, जिसकी दूरी है 80 किलोमीटर
यह डिस्टेंस कवर करने में आपको 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है और उत्तरकाशी तक पहुंचने में आपका पूरा दिन समाप्त हो जाएगा और फिर आप अपना नाइट स्टे करेंगे उत्तरकाशी में ही। और इस तरह से आपका तीसरा दिन और तीसरी रात समाप्त हो जाएगी उत्तरकाशी में। अब आपको यहाँ से जाना है गंगोत्री के लिए। अगली मॉर्निंग यानी कि 4th डे आपको जल्दी उठना है और फिर उत्तरकाशी से जाना है गंगोत्री के लिए। इनके बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। तो अब आप पहुंच जाते हैं गंगोत्री धाम। अब आपको यहाँ पे कोई ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर आप सीधा गंगा माता यानी गंगोत्री धाम के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि 4 धाम में आपको 2 धामों के लिए ही ट्रैकिंग करनी पड़ती है और 2 धामों में आप सीधा धाम तक ही पहुंच जाते हैं। जिनमें आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती वो धाम है यमुनोत्री और केदारनाथ। इनमें ही आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है। और गंगोत्री और बद्रीनाथ में आपको कोई ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती। इसमें आप सीधा धाम तक ही पहुंच जाते हैं और सीधा दर्शन करने मिल जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे गंगोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं, तो उसके बाद आप गंगोत्री से वापस आ जाएं उत्तरकाशी और उत्तरकाशी में ही नाइट स्टे करें। इस तरह आपका खत्म होता है डे 4th और स्टार्ट होता है डे 5। प्रातः काल आपको डे 5 में उठना है और आपको जाना है उत्तरकाशी टू सोनप्रयाग। अगर आप पहले दिन ही सोनप्रयाग नहीं पहुंच पाते हैं तो दोस्तों रास्ते में काफ़ी सारी जगह मिल जाती हैं जहां पर आप रुक सकते हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश होने की वजह से आप स्लो भी चल सकते हैं। तो रास्ते में आपको गुप्त काशी, फाटा, ये सारी जगह मिलती हैं सोनप्रयाग से पहले जहाँ पे आप रुक सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको होटल भी थोड़े बजट में मिल जाएंगे। अगर आप सोनप्रयाग ही पहुँचते हैं पहले दिन तो वहाँ पे आपको रहने की और खाने की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि केदारनाथ में आजकल बहुत ज़्यादा रश देखने के लिए मिलता है, बहुत ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलती है। इसलिए आप सोनप्रयाग से पहले भी रुक सकते हैं। और इस तरह से आपका 5वां दिन समाप्त होगा सफ़र में और रात बीतेगी। आपको जहाँ भी जगह मिलती है, सोनप्रयाग, गुप्त काशी या फाटा, जहाँ भी आपको जगह मिलती है वहाँ पे आप रुक जाइए। अब नेक्स्ट डे यानी कि 6th डे में आपको यात्रा शुरू करनी है केदारनाथ धाम के लिए। अब आप जहाँ भी रुके हैं वहाँ से आपको जाना है सोनप्रयाग और सोनप्रयाग में ही रुके हैं तो अच्छी बात है। सोनप्रयाग से आपको जाना है गौरीकुंड। गौरीकुंड तक सूमो या बुलेरो करनी पड़ती है। इनके बीच की दूरी है 5 किलोमीटर की और इनका किराया है 50 रुपीज़ पर पर्सन रहता है। और जब आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे तब वहां से आपको पैदल यात्रा शुरू करनी होगी, जो कि सबसे कठिन होने वाली है। केदारनाथ धाम का 16 से 17 किलोमीटर का ये ट्रैक, जिसको करने में आपको पूरा दिन लग जाएगा और शाम तक या रात तक आप पहुंच पाएंगे केदारनाथ धाम में। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, कहाँ रुकेंगे। तो दोस्तों, केदारनाथ बेस कैंप में आपको काफ़ी सारे कैंप मिल जाते हैं। अगर आप शाम तक पहुँच जाते हैं केदारनाथ तो शाम की आरती में शामिल होइए, शाम की आरती का आनंद लीजिए। वो आरती बहुत ही भव्य होती है दोस्तों। तो शाम की आरती का आनंद लेने के बाद आप वहाँ पर बेस कैंप में रुक सकते हैं। वहाँ पे आपको GMVN के होटल भी मिल जाते हैं जिनकी आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। और अब यहाँ पर आपका 6 डे खत्म हुआ ट्रैकिंग में और नाइट स्टे होगा केदारनाथ बेस कैंप में। अब नेक्स्ट डे यानी के 7 डे में आपको उठना है और दर्शन करने हैं केदारनाथ धाम के। और जब दर्शन कर ले फिर वापसी करें ट्रैक उतरने की। और ट्रैक उतरने में भी आपको आधे दिन से ज़्यादा लगने वाला है। और फिर आपको वापस आना है गौरीकुंड और गौरीकुंड से आना है सोनप्रयाग। अब चाहे आप सोनप्रयाग में रुक जाएं या जहां भी आपको जगह मिलती है, होटल मिलता है, वहां पे आप अपनी नाइट स्टे करें। अब होगी अगली सुबह यानी कि डे 8। डे 8 में आपको जल्दी उठना है। यह बहुत लंबा सफ़र होने वाला है तो जल्दी उठें। इसमें आपको जाना है सोनप्रयाग टू बद्रीनाथ। इनकी दूरी लगभग 230 किलोमीटर होने वाली है, जिसमें आपको पूरा दिन लग जाएगा। यहाँ पर आपको बद्रीनाथ में काफ़ी सारे रहने के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यह सबसे बड़ा धाम माना जाता है, इसलिए यहाँ आपको हर सुविधा मिल जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया था, बद्रीनाथ में कोई ट्रैकिंग नहीं है। यहाँ आपको सीधा बद्रीनाथ धाम के दर्शन हो जाते हैं। अगर आप जल्दी पहुँच जाते हैं तो शाम की आरती देखें और उसके बाद अपना नाइट स्टे करें बद्रीनाथ धाम में ही। अगले दिन यानी कि डे 9 में
पुनः आप बद्रीनाथ जी के दर्शन करें और जो आसपास की देखने वाली जगह हैं वो देखें, जैसे माना गांव, भीमपुल, सरस्वती नदी, इन सबको एक्सप्लोर करिए और उसके बाद आप निकल जाइए पीपल कोटी के लिए। पीपल कोटी पहुंचकर आप अपना नाइट स्टे करें और इस तरह से आपकी नवी रात समाप्त होगी पीपल कोटी में। और अगले दिन आप वापसी करें हरिद्वार के लिए, जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई थी वहीं पर समाप्त होगी। पीपल कोटी से हरिद्वार की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है, जिसमें आपको पूरा दिन लगेगा और इस तरह आपकी चार धाम यात्रा पूर्ण होगी। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। अगर आप हेलीकॉप्टर की यात्रा बुक कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा सकते हैं और साथ ही आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी नीचे दी गई वेबसाइट पे करा सकते हैं। और अब दोस्तों, वीडियो के अंत में यात्रा से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी जो आपको जरूर से ध्यान रखनी चाहिए, जैसे गर्म कपड़े, थोड़ी दवाइयाँ, अगर आपको कोई क्रैम्प आ जाए या तबीयत खराब हो जाए उसके लिए आपको मेडिसिन जरूर रखनी चाहिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे, वाटर बोतल, पावर बैंक, कैश जरूर रखें क्योंकि केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है, इसलिए अपने पास कैश जरूर रखें, वहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और रेनकोट रखें, अच्छी क्वालिटी के शूज़ रखें ताकि आपकी ग्रिप बनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन और रपटन रहती है। तो दोस्तों, यही थी चार धाम यात्रा की संपूर्ण जानकारी वाली एक वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं और उनका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ और किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर गंगे। और यह वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी चार धाम की यात्रा प्लान करना चाह रहे हैं, तो जरूर से शेयर करें। नमस्कार।